नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं एसआईटी रिपोर्ट की। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ गई है। जो मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला जो था, उसकी जांच के लिए जो एसआईटी का गठन हुआ था, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। और इस रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का नाम आरोपियों में शामिल नहीं किया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट दे दी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पहले सौंपी थी और अब अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी की इस रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्व महासचिव चंपत राय का नाम आरोपी के तौर पर शामिल नहीं है। इस एसआईटी रिपोर्ट में सिर्फ चोरी करने वाले 8 लोगों को ही आरोपी माना गया है। इस रिपोर्ट में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू को आरोपी माना गया है। अनिल मिश्रा अभी जांच के दायरे में है। आपको यह भी बता दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस मामले में जांच शुरू होने के बाद अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। 7 जून से रामकोट स्थित तीर्थ क्षेत्र भवन में चंपत राय एकांतवास में है। क्लीन चिट मिलने के बाद अब राजनीतिक तौर पर घमासान भी तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर इस रिपोर्ट को लेकर निशाना साधा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया था उसी समय से विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि सरकार कुछ खास लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश के तहत ये एसआईटी गठित की गई है। अब एसआईटी की रिपोर्ट जो फाइनल आई है, उस रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। तो अब ये फिर से सवाल आने लगे हैं, विपक्ष की तरफ से आरोप उठाए जाने लगे हैं कि क्या खास लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी रिपोर्ट को किस तरह से लिया जाए, क्या समझा जाए, आज इसी को हम समझेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन पहले जरा देख लेते हैं ये रिपोर्ट। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद में एक्शन ने रफ्तार पकड़ ली है। योगी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है। बता दें, चंपत राय वही नाम है जिन्होंने चंदा चोरी विवाद सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। एसआईटी की रिपोर्ट शासन को सौंपे जाने के बाद इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट की सबसे अहम बात यह है कि जांच में 8 लोगों की भूमिका सामने आई है, जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उनके नाम हैं अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर यादव उर्फ टीनू। इन 8 आरोपियों के खिलाफ श्री राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया था। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में इन नामों को नामजद किया गया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13A के तहत भी कार्रवाई की गई। चंदा चोरी केस में एसआईटी की टाइमलाइन। 13 जून को शासन ने 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई। 23 जून को एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। 25 जून को अयोध्या में पहली एफआईआर दर्ज हुई और अब फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिली। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है।
इस देश के बच्चे बच्चे को पता है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर बैठ के भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त आर्थिक गड़बड़ियां करी हैं। चंदा चोरी हुई है, ये एक अकाट सत्य है, और भारतीय जनता पार्टी के राज में है, ये अकाट सत्य है, और महाराज जी की सरकार के नाक के नीचे हुआ, ये भी अकाट सत्य है। जब तक भारतीय जनता पार्टी इसका प्रायश्चित नहीं कर सकती, तब तक ये जनता उनको माफ नहीं करने वाली। एसआईटी की रिपोर्ट कुछ भी कहती रहे। राम मंदिर ट्रस्ट के विश्वासघातियों को बचाने की एक कवायद, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हों, संघ के हों, या फिर विश्व हिंदू परिषद के जितने चोर, लुटेरे, डकैत, जिन लोगों ने डकैती डाली थी विभिन्न तरीके से प्रभु श्री राम के चढ़ावे में, प्रभु श्री राम के दान में, प्रभु श्री राम के चंदे में, उन सबको बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों को चारा बनाया गया था। और इस एसआईटी का अध्यक्ष एक ऐसा आदमी था जो खुद 420 के केस का आरोपी। एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के गठन के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उन पे कार्रवाई हो रही है, और अब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। वहीं संत समाज ने भी एसआईटी की रिपोर्ट पर भरोसा जताया और उम्मीद जताई कि भविष्य में चंदा चोरी जैसी घटना नहीं होगी। हम सभी साधु संत, अयोध्यावासी, राम मंदिर के प्रति निष्ठा रखने वाले सभी लोग इससे बहुत संतुष्ट हैं। आशा करते हैं कि दोबारा कभी भी राम मंदिर की मर्यादा के खिलाफ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा। एसआईटी की जांच में श्री चंपत राय जी को और अनिल मिश्रा जी को क्लीन चिट मिला है। अनिल मिश्रा के बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चंपत राय को लेकर के हम लोग पहले से ही विश्वस्त थे कि चंपत राय जी ऐसा महापाप नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही दूसरी एसआईटी की जांच भी इन्हीं निष्कर्षों तक पहुंचेगी, या फिर चंदा चोरी विवाद में अभी और बड़े खुलासे होना बाकी है। तो एसआईटी की रिपोर्ट आई है और एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट दी गई है। अब इसी पर सवाल उठ रहे हैं, क्या किसी खास को या ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये रिपोर्ट इन लोगों पर मेहरबान है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा मामला, इतनी बड़ी चोरी, और उसमें जिम्मेदारी भी तो कुछ होती है। जिम्मेदारी भी क्या इस रिपोर्ट में तय की गई है, यही हम जानेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित सक्सेना जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। हमारे साथ ब्रजेश यादव हैं, कांग्रेस के नेता, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी बहुत स्वागत है आपका। और संजय पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी आप ही से हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि जब हम लोग ये मामला आया था तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी और हमने कहा था कि भाई रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, रिपोर्ट आएगी तो फिर उसके बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अब रिपोर्ट आ गई है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद आपके जो आरोप थे, अब उन आरोपों पर समीक्षा करने का समय आ गया है। इस रिपोर्ट को आप, जो फाइनल रिपोर्ट एसआईटी का है, वो आपको स्वीकार्य है? ब्रजेश जी। सबसे पहले सभी को नमस्कार। देखिए, समीक्षा करने का काम विपक्ष का नहीं रहा। समीक्षा तो उस समय होनी चाहिए थी जिस समय ट्रस्ट बना था। उस समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी समीक्षा किया ही नहीं, और जिस तरीके से चोरी होती रही ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, समस्याओं का जड़ वहीं से था और भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच लगाई गई, जिसकी रिपोर्ट प्रेषित की गई और उसको अभी सार्वजनिक भी नहीं किया गया है। तो सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं और विवाद खत्म नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लगे कलंक हैं, वो कलंक धुल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हर कार्य भारतीय जनता पार्टी की निगरानी में हुआ और इतनी बड़ी घटना हो गई, तो देखिए शासन सत्ता दोनों इन्हीं की थी, और जब चोरी हो गई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, एसआईटी की एंट्री, ये सब चीजें बात की चीजें हैं, लेकिन आस्था पर तो प्रहार हो गया ना। इसका तो कोई जवाब बीजेपी ने नहीं किया। एसआईटी लगा देंगे, कुछ कर देंगे, क्या कर देंगे, ये तो बात का मसला हो गया। और जवाब अगर इतनी सुरक्षित जगह, इतनी, तो ये राष्ट्रीय मैटर है। मैंने आपसे आपके डिबेट में पहले भी कहा था, ये राष्ट्रीयता का प्रमाण है हमारे। अगर इतनी सुरक्षित जगह पे इतना बड़ा चोरी हो गया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शर्म करनी चाहिए और अपने नीति नहीं, अपने विचारों पर, गंदे विचारों को साफ करना चाहिए, क्योंकि
श्रेय लेना होता है तो कूद कूद कर श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेती है, और जब कहीं कोई बात हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी साइलेंट हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से देश नहीं चलता है। ठीक है, और इस एक तरीके एक से कमेंट जवाब उनसे भी दी ले नहीं लेते हैं, जाती फिर है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रजेश जी कह रहे हैं कि समीक्षा आप लोगों को करने की जरूरत है, ये बात पहले से उठ रही थी और बार बार जब ये पूरा मामला सामने आया था रोहित जी, तो विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए ये जो एसआईटी का गठन किया गया है उसके पीछे एक मकसद ये है कि कुछ खास लोगों को बचाना है और बड़ी मछलियों को बचाना है। जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसमें कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई है, 8 लोगों के खिलाफ ही मामला बन रहा है कि इन लोगों ने चोरी की है। बड़े जो जिम्मेदार लोग थे उनको इससे बाहर रखा गया है। अब आप बताइए कि वो जो कह रहे थे वही तो रिपोर्ट में आया। हर हर महादेव, वंदे मातरम। जी देखिए, पहली बात तो मैं आपके लगभग जितनी भी डिबेट में बैठा हूं, मैंने ये माना है कि यहाँ चंदा चोरी एक घोर पाप है, और जो भी पापी है उसको हम तो जो सजा दे पाएंगे, ईश्वर भी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बात भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि अभी सरकार द्वारा जो गठित हुई एसआईटी है उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी है, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो एसआईटी है उसमें अभी जांच जारी है। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लॉजिकल कंक्लूजन को का रिपोर्ट सील्ड पैक उनको दी जाए, तो उसकी जांच जारी। और मुझे लगता है कि विपक्ष को उसका भी इंतजार कर लेना चाहिए कि जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट पर उंगलियां उठा रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें भी वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपकी बात सही हुई तो आपको एक मौका और मिल जाएगा, और अगर नहीं हुई तो इस बात को स्वीकार करिएगा कि जो जांच हुई है वो सही हुई है। अभी ब्रजेश भाई बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि चंदा चोरी हमारे सरकार में हुई, तो भाजपा बिल्कुल जिम्मेदार है। चंदा चोरी हमारे सरकार में हुई, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। राम मंदिर हमारी सरकार में बना, तो आप कहते नहीं भाजपा ने थोड़ा बनाया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। तो इस तरह की दोहरी मानसिकता की राजनीति तो नहीं होनी चाहिए भाई। सुप्रीम कोर्ट में तो आप कह रहे थे कि राम का अस्तित्व नहीं, राम काल्पनिक पात्र हैं। राम मंदिर बनने के बाद आपकी राम में भी आस्था जाग गई, आप हिंदू भी हो गए, सब कुछ हो गया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है राजनीति बहुत विषय होते हैं राजनीति करने में, उसमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग फुल टाइम करने ही आई आए हैं और कोई तो काम है नहीं। परंतु कुछ विषय ऐसे हैं, चाहे वो देश की अखंडता हो, चाहे इस तरह के मुद्दे हो, मुझे लगता है इसको राजनीति से दूर रख करके कई बार ऐसे मुद्दे होने चाहिए कि विपक्ष को भी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। विपक्ष की भूमिका केवल विरोध की नहीं होनी चाहिए, साथ भी खड़ा होना चाहिए कि चलिए आप करिए, हम आपके साथ हैं, ताकि आपको भी इसकी विश्वसनीयता रहे। क्यों एयर स्ट्राइक होती है तो आप सवाल कहते हैं कि झूठ है, झूठ है, झूठ है। ऑपरेशन सिंदूर पर आप प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, क्यों रोका गया ये बता देते हैं। फिर आप कहते हैं अमेरिका के कहने पर रोका गया, आज तो अमेरिका ने चुनाव आयोग की तारीफ कर दी, तो अब नहीं मानिएगा। मतलब किसी एक मुद्दे पर जो आपके पक्ष का होगा आप मान जाइएगा, जो आपको लगे नहीं यार राजनीतिक फायदे लिए जा सकते हैं वहां राजनीति करिएगा। मुझे लगता है विजय भाई ऐसी राजनीति करना बहुत बहुत शोभनीय नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बहुत लंबा समय कॉर्पोरेट जगत को देने के बाद ही मैं आया हूं इस जगह। तो मुझे ऐसा लगता है अगर सेवा भाव हम लोग रखेंगे, देश के प्रति निष्ठा रखेंगे। अभी हाल में ही एक मामला देखिए कैसा आया। अब आप बता रहे हैं कि नहीं भाई वो खड़े थे तो कुर्सी दिया जा रहा था, सदन में खड़े होके आप बोल रहे हैं, रैली में खड़े होके बोल रहे हैं, वंदे मातरम में 1.5 मिनट में खड़े होने में दिक्कत। तो मुद्दे बदलने के साथ वैचारिक मतलब आपकी धारा नहीं बदलनी चाहिए कि मुद्दा बदल गया तो विचार बदल गए। कोई चीज उत्तर प्रदेश में होगी तो आप सीना पीटेंगे, कोई चीज आपकी सरकार में होगी शांत हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए विजय जी, मेरा मानना है राजनीति बहुत बहुत सदे हुए कदमों से करी जाती है। ठीक है, अब आपके पास आए, लेकिन जरा संजय जी का भी एक कमेंट ले लेते हैं। संजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या है आपका आकलन इस एसआईटी की रिपोर्ट पर? ये एसआईटी का जो गठन हुआ था वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको गठित किया था। अब उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया है कि एक नया कंस्टिट्यूट कीजिए एसआईटी और वो जांच करेगी और फिर वो रिपोर्ट आएगी। अभी तक इन लोगों ने जो जांच की थी, प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी, उसके बाद अब उसका फाइनल रिपोर्ट उसकी भी आ गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आपका क्या आकलन है इस रिपोर्ट को देखकर? देखिए, चंदा प्रकरण की जो घटना है इसमें सारे देश
ये लोगों के संग कहा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बात है क्या है कि घटना घटी और जाहिर है कि कुछ लोगों पर FIR भी दर्ज हुआ, कुछ लोगों पर कार्रवाई चल रही है और जहाँ तक SIT की बात है तो अब SIT की जांच है वो, लेकिन अनुमान यही आता है कि इसमें देखिए एक्चुअली किसी राजनीतिक पार्टी से इसको अलग देखना चाहिए। कोई भी संस्थाएं हैं वो संस्था जो है वो बॉडी अलग होती है। अब सवाल है कि जिस संस्था में कहीं कुछ घटना घटी, कोई बात हुई तो निश्चित रूप से जो उसके बॉडी के हेड होते हैं वो कहीं ना कहीं आत्मंथन करे या कहाँ चूक हुई क्या हुई। जब बात लंबी चले, जब आप देखें कि अभी तो शुरुआती है, लेकिन जब लंबा जब जांच का दायरा बढ़ेगा, सारा कुछ होगा तो कहीं ना कहीं आंच आने की संभावना रहेगी या कुछ हो। लेकिन कुल मिला के ऐसा है कि इस घटना पर जो खासकर जिन पर दायित्व था, मतलब संस्था के मैं हेड हूँ, हमारे मतलब काम करते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी होती है। और देश में सबसे बड़ी जो सब पर विचार करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल का ये नहीं मतलब, ये मेरा अपना मानना है कि मॉनिटरिंग सिस्टम चाहे सरकारें किन्हीं की भी हो, मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमारा है वो अगर मजबूत है, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटेगी। मान लीजिए कोई भी घटना है तो मुझे लगता है कि अभी भी मॉनिटरिंग को और सशक्त करनी चाहिए। और इसमें चूंकि राजनीति चलती रहेगी उसमें तो कोई ये नहीं अपना वो चलता रहेगा, लेकिन इसमें कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि सरकारें चाहे किन्हीं की भी हो, लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे देश में और भी आज की तारीख में सशक्त करने की जरूरत है। क्योंकि योजनाएं चल रही है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है, बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जो कि वो जरूरतमंदों को मदद करने के लिए है या उस तरह का और भी वगैरह के लिए, या कोई भी ट्रस्ट संस्थाएं होती है। क्या मतलब होता है? मतलब हमारी जो सिस्टम है वो बेहतर चले, हम और भी बेहतर कर सके, हमारे जो आते हैं वहां पर बड़े श्रद्धा से उनको बेहतर सुविधाएं दे सके। तो क्योंकि उसी के मद्देनजर देश के लोग भरपूर सहयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मॉनिटरिंग सिस्टम को मदद करने की जरूरत है और अभी जांच अभी आना बाकी है, अभी देखना बाकी है। जी ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी एक सवाल हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ब्रजेश जी के पास जाते हैं। ब्रजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, रोहित जी जो बातें कह रहे थे उसको लेकर अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। अभी भी साहब ने ये बोला कि राम मंदिर का विरोध किया और तमाम कुछ बोल गए कि ऐसा किया, तो मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि क्या राम मंदिर बनाया था ये चोरी करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने श्रेय नहीं दिया है राम मंदिर का, सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं हुआ मंदिर बनाने का। उस सच्चाई को क्या ये छुपा कर वोट जाएंगे? अभी देश में ढिढोरा पीटते हैं कि हमने बनवाया, क्या ये स्वीकार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बिना आदेश के बनवाए हैं? बोले देखिए, झूठ को सच बनाना भारतीय जनता पार्टी को बहुत बखूबी आता है। और कह रहे हैं विपक्ष राजनीति करा रहे, विपक्ष को राजनीति करने का मौका किसने दिया? आप लोग हर तरीके से चंदा चोर है, कहाँ चाहे चोरी नहीं किया आपने, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में चोरी किया, आप बैचिंग कंपनी बनाने वाले से चोरी करते हैं, आपने हर संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, आपने 90% विपक्ष के नेताओं पर CBI लगाया, ED, इनकम टैक्स और तमाम ऐसे संस्थाओं को लगाया, जिसमें वो उसमें 2% भी आपने किसी को वो नहीं साबित कर पाए। जो आपके पार्टी में शामिल हो गए वो धुल गए। तमाम ऐसे दाग है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ से धुल पाएगी? इनकी चोरी, इनकी नाकामी, इनकी हर तरीके से नीति जो है, इनकी नीयत पूरे देश की जनता के सामने आ गई है। ये इनको शर्म नहीं आ रही है कि पूरे देश की जनता के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं, चाहे वो चढ़ावा चोरी हो, चाहे वो किसी और मुद्दे पर आप देख लीजिए, छात्रों का मुद्दा देख लीजिए, हर तरीके से बेनकाब। एक छोटा सा जवाब रोहित जी दे दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग ब्रेक पर जाएंगे, फिर अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। देखिए, मैंने बताया ना कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर ये प्रश्न उठा रहे हैं, CBI तोता है, किसकी सरकार में कहा गया था? आप ही की सरकार में कहा गया था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही कहा गया था कि CBI सरकार का तोता है। तो आपकी सरकार में कहा गया, ये याद रखिए। और फिर मैं कह रहा हूं, जब ट्रंप ये कह रहा था कि हमने रुकवाई है वॉर, तब तो आप कह रहे देखा वो कह रहा है। आज वो कह रहा है कि भाई साहब इलेक्शन कमीशन का इंडिया की तरह होना चाहिए। इस पे किसी का वो नहीं आया, कोई वक्तव्य नहीं आया, कोई नहीं बोल रहा कि आज वो प्रशंसा कर रहा तो हम भी करें। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए राजनीति ऐसी मत करिए कि मुद्दे वही हो, पक्ष और विपक्ष देख करके आपके बयान बदल जाए। ऐसी, मैं फिर कह रहा हूं, चूक हुई, चोरी हुई, शर्मनाक है, बिल्कुल पीड़ादायक है, लेकिन राजनीति का मुद्दा नहीं। राजनीति मत करिए। अगर आप इस SIT के रिपोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं तो आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रिकंस्ट्रक्टेड जो रिपोर्ट आएगी, जिसमें लॉजिकल कंक्लूजन मांगा गया है,
तो आपको फिर मौका मिल जाएगा। और मुझे लगता है अगर वो रिपोर्ट लगभग सेम ही हुई तो आप उसको स्वीकार करें। इसीलिए तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, क्योंकि जो एसआईटी गठित हुई थी उस एसआईटी पर इनको विश्वास नहीं था, उस जांच पर विश्वास नहीं था। इस पर भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया। उस एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पहले सौंपी। उस रिपोर्ट के बाद अब फाइनल रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में 8 लोगों को चोरी के आरोप में पाया गया है और इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी गई है। अब यही बात विपक्ष के लोग ये उठा रहे थे सवाल, जब ये पूरा मामला सामने आया था और एसआईटी को ये जांच सौंपी गई थी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि फिर ठीक है, एक नई टीम बनाई जाए एसआईटी की और उसका निर्देश दिया गया और उसके कुछ डायरेक्शन है। अब वो अपनी जांच करेगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में जो अभी तक की बातें सामने आई हैं उसको लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे। आज उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना बीजेपी के हैं, रोहित सक्सेना जी, और दारा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दारा जी, आपका बहुत स्वागत है। ब्रजेश यादव जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। दारा सिंह जी, जरा आप बताइए, रिपोर्ट आई है जो एसआईटी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा गठित है, उसकी फाइनल रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब से राम मंदिर चोरी का मामला जो है उजागर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उस पर लीपापोती कर रही, लोगों को बचाने का काम कर रही है। और मैंने कहा था कि जब मुद्दा उठा था तब भी कहा था कि जब तक अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और जो संघ है आरएसएस, उसके प्रमुख है मोहन भागवत, कोई भी एसआईटी गठित कर दी जाए, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लीपापोती करके फाइल बंद कर दी जाए। देखिए, चंपत राय हो गए या जो लोग गिरफ्तार, चंपत राय को लिपस्टिक कौन दिया था? मोहन भागवत जी, अमित शाह जी, मोदी जी। और मोदी जी से एसआईटी कैसे पूछताछ कर लेगी? अमित शाह जी से कैसे कर लेगी पूछताछ? मोहन भागवत से कैसे कर लेगी? जबकि मोहन भागवत जी एक संगठन के अध्यक्ष हैं, उनको किस तरह का काफिला मिला हुआ है? मैं ये भी सवाल किया था कि आखिर मोहन भागवत जी को अगर इतनी संगठन वो पूरा स्पोर्ट मिल सकता है, एक किसान का संगठन के अध्यक्ष को क्यों नहीं दिया जाता है? और जो संगठन है उनके अध्यक्षों को इतना स्पोर्ट क्यों नहीं दिया जाता है? उससे भी खामोश रहती है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना ही सबसे बड़ा गुनाह है और वो आपके सोशल मीडिया बंद करा सकती है, आप पर मुकदमा करा सकती है, आपकी जबान कटवा सकती है, आपकी हत्या करा सकती है। इतनी मतलब अब सत्ता, ये राम जी को न्याय ही नहीं देना चाहते और पापी अधर्मी जो होता है वो कहाँ न्याय देना चाहेगा? इसी तरह कभी रावण बनकर, जो रावण था वो सन्यासी बनकर आया था, किसको लूट के ले गया था? सीता मैया को ले गया था। और आज भी आप देख लीजिए, जितनी घटनाएं हुई उसमें किसका हाथ होता है और उनको बचाने वाले कौन लोग होते? भाजपा के लोग होते। वही भाजपा जो कहती थी हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वही भाजपा जो कहती थी कि हम राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। कितनी बार हमको विदेशी से माफी मांगना पड़ा इनके नेताओं के चक्कर में। कई इनकी आईटी सेल है जो माँ बहन की गालियां तक लिखती है। अभी आपका अगर यूट्यूब पे लाइव चल रहा होगा तो देख लेना कि भाजपा वाले सबसे ज्यादा हम लोगों को जो प्रक्रिया दे रहे हैं उसमें गाली देने का काम करते हैं, सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे। जिम्मेदार लोग कहते हैं जब निकम्मा आदमी होता है किसी गलती पर वो जिम्मेदारी ना ले तो उससे बड़ा। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब ये रिपोर्ट तो आई है, इस रिपोर्ट के बाद आप क्या चाहते हैं? भाई साहब, चंपत राय ने सीधे खुले तौर पे बीच में धमकी दे दिया था नरेंद्र मोदी जी को कि अभी तक हम बयान देते थे कि आप अवतारी हो और अगर हम जेल गए तो याद रखना भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम खोदेंगे और हर ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम चंपत राय करेंगे। ये आपको कैसे पता चला? चंपत राय, दारा सिंह जी,
ये आपको कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री को उन्होंने इस तरह की धमकी दी थी? आप बताइए। चंपत राय के ऊपर पूछताछ शुरू हुई, उसके बाद इन्होंने कुछ सन्यासियों को बैठा के क्लीन चिट दिलवा दिया। जब हम लोगों ने कहा कि खुद ही अपराधी, खुद ही सजा सुना ले रहा, खुद ही सब कुछ करे ले रहा है, तब जाके इन्होंने दूसरी एसआईटी गठित किया। अब उसका भी देख लीजिए, खेल आप देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ जब तक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा जांच नहीं बैठाई इस रिपोर्ट को जाएगी- आप मानते हैं या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। ठीक है। कोई रिपोर्ट नहीं मानूंगा ठीक जब है, तक। ठीक है, रोहित जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर संजय जी के पास में जाऊंगा। एक बात बताइए, एसआईटी में कौन हो अधिकारी? आते हैं सर, जरा जरा रोहित जी जवाब दे दे, फिर आपके पास आते हैं, संजय जी के पास भी जाना है। रोहित जी। ये ध्यान रखना चाहिए, सामने जो बैठा है वो भी बोलेगा। आपने माननीय मोहन भागवत जी के लिए तो प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 12 अप्रैल 2012 को, यानी 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। 12 अप्रैल 2012 को अशोक सिंघल जी को उन्होंने जज श्रेणी की शिक्षा दी थी। काय भाई, काय दी थी? पूछा था आपने? तब थे पार्टी में आप? नहीं थे, पता नहीं था आपको? कुछ भी बोलिएगा करके। इनको क्यों दी गई, उनको क्यों दी गई थी बताइए? अखिलेश यादव ने क्यों दिया था? किसको? है? किसको? क्या सुन रहे थे आप इतनी देर से? मैं क्या बोल रहा था? अरे किसको? कहाँ? क्या सुन रहे थे आप? मैंने क्या कहा था? मुझे बताइए। अरे रुकिए। 12 अप्रैल 2012 को वीएचपी के प्रमुख अशोक बंसल जी, अरे रुकिए ना, अशोक सिंघल जी को जज श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी थी अखिलेश यादव ने? मैं तो डेट बता रहा हूँ। क्यों दी थी भाई? बताइए ना। आप बताइए अरे ना। अभी आपने कहा कि उनको क्यों दी गई है, अब आप बताइए इनको क्यों दी गई थी? अरे सवाल का जवाब सवाल नहीं, जवाब देखिए, होता है। सुरक्षा आपने उससे सवाल पूछा, मैंने जवाब सुरक्षा दिया। देना अब आप न जवाब देना बताइए। वो एक अलग प्रक्रिया होती है। किसको सुरक्षा नहीं, देना एक है, बात किसको बताइए, सुरक्षा विजय नहीं भाई, देना है, ऐसे किस आके कैटेगरी बात की कुछ भी बोल सुरक्षा के चल देनी है, दीजिएगा। ये ऐसा एक क्यों अलग किया गया? एक अलग अरे क्राइटेरिया मुद्दे है पे बात हो हर रही सरकार थी, हर आप सरकार मुद्दे के पे बात सामने। करते। किसने शुरू किया इधर उधर जाना? किसने किया इधर उधर जाना? अब ये तो मुद्दे नहीं था की ना, बात हो रही थी। दारा सिंह जी, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो ऐसा तो नहीं था ना कि जो उस समय आरएसएस के सरसंघ चालक थे उनके पास उनको उनकी नहीं थी सुरक्षा क्या? नहीं दी थी। ऐसा तो नहीं था। सुरक्षा समय के हिसाब कुछ से, भी जरूरत आके के बोलिए, हिसाब केवल से बताने हर के लिए हमको सरकार बहुत ज्यादा सुरक्षा आता है। ऐसा नहीं होता देती भाई है। दारा सिंह वो एक अलग ऐसा नहीं दायरा होता है, दारा वो सिंह एक जी। अलग दायरा है। कम से कम जब भी कोई चीज बोलिए टीवी वो अलग पे, दायरा है। पुख्ता जानकारी के साथ, डिटेल के साथ। ऐसा क्यों आप आउट ऑफ ट्रैक चले गए? अब आउट ऑफ ट्रैक में आपके पास जवाब नहीं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं आप। उनको दी गई, सवाल कर रहे हैं, इनको क्यों दी गई? ठीक है। हम सवाल कर रहे हैं, बताइए। सर नहीं, उसको कुछ भी क्यों दी गई? बोलिएगा। इसीलिए छेड़ा। गजब आदमी है आप। लगा के बैठ जाने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। ये जो कच्चा धुआं फेंक रहे हो, जनता हो सर्विस करते। सुनिए, फिर मैं कह रहा हूँ, हिंदू प्रतीक चिन्हों पर कोई भी प्रश्न चिन्ह या इस तरह की चीजें मत करिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये मेरी आस्था है, मैं क्या लगाऊंगा? मैंने आपसे कहा क्या मैं सन्यासी हम लोग हूँ? चर्चा कर रहे हैं मतलब ना। जो टीका लगाया रहता वो आपको सन्यासी दिखता है क्या? टीके पर क्यों आपको आपत्ति हो जा रही है दारा सिंह जी? दारा सिंह जी, टीके पर आपको क्यों आपत्ति हो जा रही है? टीका पर कोई भी टीका लगा लेगा सन्यासी हो जाएगा? अरे ये मेरी आस्था है, श्रावण मास चल रहा है, मैं लगाऊंगा, मेरी मर्जी। आप कौन होते हैं? आपसे क्या मतलब? क्यों बड़ी मम्मी बन रहे टीका हैं? वगैरह इस सब अपने चीजों से पर मतलब आस्था रखिए पर भाई। कोई सवाल क्यों आप उठा रहे हैं? आस्था पर मतलब सवाल है उठाने आपका? का कोई कुछ मतलब भी ही नहीं ऐसे ना। बोलिएगा। बात हम लोग जो अरे कर रहे हैं उस पर आप जवाब ऐसे दीजिए, कैसा उस पर आप जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। जरा संजय जी, एक मिनट संजय जी, अब देखिए, आपने मॉनिटरिंग की बात कही थी। अब देखिए, सवाल ये भी है ना कि जब कोई घटना घटती है तो चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र स्तर पर हो, तो सरकार जो होती है उसको लोग जिम्मेदार ठहराते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है या किसी भी डिपार्टमेंट की, तो उस डिपार्टमेंट के महकमा की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी के लिए एक प्रशासनिक टीम का गठन किया गया। उस प्रशासनिक टीम में लोग थे। तो ये चोरी हुई, सिलसिला चल रहा था, क्या मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी? किसी न किसी की जिम्मेदारी भी तो, रिपोर्ट जब आती है तो उसमें तय तो होनी चाहिए। ठीक है, इन लोगों ने चोरी की, लेकिन साथ ही साथ जिसकी जिम्मेदारी है उसको देखने की, उसको मॉनिटर करने की, सुरक्षा देने की, उन लोगों को क्यों छोड़ दिया जाता है? सवाल यह हो रहा है। प्रथम तो कोई भी जांच है तो
जांच पर हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जांच कभी भी किसी भी समय कोई भी होती है तो कहीं ना कहीं, अब SIT ही जांच है तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो कमेटी बनती है उसमें कई एक्सपर्टीज लोग होते हैं जो कई सूक्ष्म तरीके से माइक्रो लेवल से जांच करते हैं। वो भी जांच का दायरा जो है वो माइक्रो लेवल होता है और माइक्रो लेवल के बाद ही रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट आगे तक भी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है किसी भी रिपोर्ट को बिना पढ़े हुए, मतलब कोई चीज है तो निश्चित रूप से जब रिपोर्ट कार्रवाई तो हो ही रही है, दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं गलतियां हुई तो उसका तो एक इम्पैक्ट आ ही रहा है उसमें। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि किसी भी जांच पर बिना उसको अवलोकन किए हुए उसमें कुछ टिप्पणी करना थोड़ा सा उसमें लगता है कि ये नहीं है। और ऐसे भी ये मामला मतलब ठीक लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट के से भी सारा कुछ चल रहा है उसमें, लेकिन कोई भी जांच हो या कोई भी सरकारें आएंगी तो SIT जांच होता है उसमें। लेकिन ये जांच पर तो पता होना चाहिए ना कि जांच में आगे जो भी जांच में रहते हैं लोग तो कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज होते हैं। जो भी जांच में टीम बनती है एक्सपर्ट लोग होते हैं, यही एक्सपर्ट लोग जो पुलिस विभाग में है या प्रशासनिक विभाग में है, अगर उनके यहाँ कोई चूक होती है, कोई घटना घटती है तो फिर उस घटना में जो शामिल है उनको तो वो लोग पकड़ते हैं, लेकिन उस तार को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं कि इसका नेटवर्क कहां तक है। देखिए जो ऐसी बात नहीं है ये, हाँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसमें अभी जल्दीबाजी होगी क्योंकि थोड़ा वेट करना चाहिए और ये मामला ऑलरेडी ये चल रहा है क्योंकि आप देखेंगे आने वाले समय में सभी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि ये सीधा अभी तत्काल जल्दीबाजी होगी। बात ठीक है, राजनीतिक वो ठीक है, डिबेट अपना वो चलता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं भाई आप सब कहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी जांच है तो जांच का क्योंकि ऑलरेडी आगे भी उसकी मॉनिटरिंग होगी ना, वो देखेंगे उसको जांच को। लेकिन मैं भी कहता हूँ कि आखिर इस तरह की घटना घटित ना हो कहीं भी हो तो थोड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम को और सशक्त करने की जरूरत है क्योंकि मॉनिटरिंग का लेवल जो होता है डेफिनेटली जहाँ पर बल्क में मान लीजिए कोई धर्मात्मा जो भी आ रहे हैं या लोग श्रद्धालु दे रहे हैं या फिर और भी जो माने जो कल्याण से संबंधित है, जहाँ पर लोग कल्याण से संबंधित है तो वहां पर जाहिर है कि लोगों का भरपूर सहयोग होता है। तो सहयोग को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं थ्रू कोई इसको लोग देख रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये होगा। लेकिन अभी जहाँ तक SIT जांच की बात है तो निश्चित रूप से वो रिपोर्ट अभी कई स्तर से माइक्रो लेवल से रिपोर्ट हुई होगी उसमें, और इस रिपोर्ट का बिना अवलोकन किए हुए उसको आउटराइट या कुछ टिप्पणी ठीक है, मतलब वो तो होता ही है, कोई सरकार है अपना। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के भी जो बैठे हुए लोग हैं जानते हैं कि अगर इस चीज को अगर माइक्रो लेवल से हम अगर जांच कर रहे हैं तो ये जांच भी आगे जाएगी, ऐसी बात नहीं है उसमें। जो भी जो रिपोर्ट फाइल हुआ है वो रिपोर्ट की पूरी वो अब देखा जाएगा उसमें। तो उन लोग भी जो जांच किए ऐसा नहीं, उन लोग भी बहुत सोच समझ करके और कहीं ना कहीं एक पूरे मतलब सीक्वेंस के साथ में रिपोर्ट फाइल किए हो। जी ब्रजेश जी देखिए, अब जांच और सुरक्षा की बात उठ गई तो मैं साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में एक सवाल करना चाहता हूं कि SIT की जांच रिपोर्ट आई है। देखिए केस और संशय अभी भी स्पष्ट रूप से साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चढ़ावा चोरी हुआ। जब लोगों ने आवाज उठाया, जब देश की जनता ने पूरा आवाज उठाया, तब जाकर मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि FIR तो नहीं कर रहे थे लोग, FIR करने में भी बहुत समय लगा दिया और FIR हुआ। लेकिन फिर भी आप एक चीज को गौर से देखिए तो कहीं पर भी चंपत राय या अनिल मिश्रा जी पर कहीं कोई रेप नहीं आया था उस समय भी। तो मतलब प्लान फिट था। क्यों? क्योंकि जब पूरे देश की जनता चंपत राय अनिल मिश्रा का जॉब कर रही है तो भैया आप कौन सा वो निभा रहे हैं उनके साथ, उनसे क्यों नहीं जांच अच्छी तरीके से कराया जा रहा है, उनको क्यों नहीं, उनके ऊपर FIR लॉन्च क्यों नहीं की गई। तो देखिए सब फिट था। और दूसरी चीज, इन लोगों की नियुक्ति जिस आधार पर की गई, आप पता करें इस चीज का कि नियुक्ति उनको किस आधार पर, पैरवी के आधार पर किसने रखा, इन लोगों ने रखा, कहां से लाए, क्या जांच किया उनके बारे में, क्या कैसे लोग थे वो, किसी चीज की जानकारी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश के भक्त मूर्ख नहीं है। और जिस जगह से चढ़ावा चोरी होता था, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री योगी जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपके अंदर क्षमता है तो मंच पर आकर देश की जनता को जवाब दीजिए कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था किस बूथ पे वहां काम कर रही थी कि ये चढ़ावा चोरी कर रहे थे। क्षमता नहीं थी। जहां हम एक लोहे का सिक्का नहीं लेकर जा सकते वहां से चढ़ावा चोरी कैसे हो रहा था।
तो एसआईटी की जांच पर संदेह करना कोई पाप नहीं है और कोई गलत नहीं है। एसआईटी की जांच पर संदेह है, था और रहेगा। और मैं एक चीज यही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हिम्मत है तो 10 दिन के लिए सत्ता हम लोगों को दे दीजिए, सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। अब ऐसे सत्ता तो नहीं मिलेगी ना ब्रजेश जी, अब चुनाव है, 27 का इंतजार कर लीजिए। अब 27 में अगर जनता दे देगी सत्ता तो फिर आप आइएगा और जांच कराइए। जांच लगती है, यही होता है। देखिए ब्रजेश जी, जांच लगाना और सब आप जब बोल रहे थे तो रोहित जी थोड़े सीरियस दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब आपने ये लाइन कही तो रोहित जी मुस्कुरा दिए। रोहित जी बताइए। बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, चोरों को बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी। ब्रजेश भाई आपकी समस्या समझ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने आपकी समस्या हम समझ गए। अरे समस्या से अवगत हो गया। अब हमारी भी सुन लीजिए भाई साहब, हम भी आए हैं, हम भी समय दे रहे हैं। हाँ रोहित जी, थोड़ा सा मेरा निवेदन है आपसे। देखिए अब सत्ता की बात है तो 29 में आप ट्राई करिएगा, वैसे तो उठा के दे नहीं देंगे। मुझे पता है बहुत ज्यादा दिक्कत है सत्ता में, अरे कोई बात नहीं भैया, फिर हम कह रहे नहीं हो ये कर पाइएगा तो फिर चुनाव को दोष दीजिएगा, ईवीएम को बेवफा बोलिए, क्या जा रहा है आपका? आपके पास तो ही काउंटर। दूसरी बात देखिए, अब गंभीर विषय पे आइए विजय भाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसके 3 से 4 याचिकाकर्ता है, जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, राम जन्मभूमि ट्रस्ट एंड अदर्स और लगभग सबने यूनियन ऑफ इंडिया को इसमें पक्षकार बनाया है, जो प्रतिवादी बनाया है। यानी ये बात तय है, कानूनी प्रक्रिया ये कहती है कि इनके प्रोसिक्यूटर्स भी होंगे, जांच की रिपोर्ट पे वो भी पढ़ेंगे। हो सकता है भाई उनको लगे कि जांच में ये चीज सही नहीं है, या इसके अलावा मेरे पास कोई काउंटर इसका एविडेंस है। सही बोल रहा हूं विजय भाई? वो न्यायालय को सबमिट करेंगे। ये न्यायालय का फाइनल निर्णय तो नहीं है। अगर आपके पास कुछ और, आपके प्रोसिक्यूटर्स के पास कुछ और आपको लगता है तो अभी आपके पास समय है, आप करिएगा, आप वहां बिल्कुल भरपूर प्रयास करिएगा। लेकिन मेरा ये कहना है, बहुत जल्दबाजी में किसी भी चीज पर टीका टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक चीज ऐसा लग रहा है रोहित जी कि एसआईटी जो जांच कर रही थी, एक उसी में आप उसको ऐड कर लीजिएगा। एसआईटी जो जांच कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ यही जांच कर रही थी कि किसने चोरी किया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो अभी तक की रिपोर्ट की बातें सामने आई हैं उसमें यही है कि इन 8 लोगों ने ही चोरी की थी। अब चोरी करने के मतलब यही था कि वही लोग चोरी कर रहे थे और किसी का इसमें कोई हाथ नहीं, ये साफ हो गया। लेकिन एक जिम्मेदारी भी तो तय होती है ना सर? नहीं बिल्कुल होती। देखिए फिर मैं कह रहा हूं, अगर कहीं से भी आपको उस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद लगे नहीं ये कहीं इसमें दिक्कत है या कमियां हैं, आप पुनर्विवेचना के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें तो कोई नहीं रोक सकता आपको, आपके पास स्वतंत्र अधिकार है। मैं एक चीज पे आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा, दारा सिंह जी भी नाम से हिंदू लगते हैं, उन्होंने जिस तरह से तिलक को प्रश्न उठाया, नहीं है और उस अयोध्या के ही इलाके के हैं। हाँ। तो दारा सिंह जी आपको कम से कम तिलक पर यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए था। क्योंकि देखिए आप नहीं, फिर या तो आप इतनी हिम्मत रखिए, अरे सुनिए ना, सुन लीजिए। आते हैं दारा जी आते हैं, इसका जवाब आप दीजिएगा। सुन लीजिए पूरी बात रोहित जी, मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। रोहित जी अपनी बात पूरी कर लेंगे, फिर आपके पास आते हैं जी। सुनिए, आपको कुछ भी बोलना था, आपको कोई भी आरोप लगाने, आप खूब लगाइए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सनातन हो के सनातनी प्रतीक चिन्हों का आप इस तरह से कर रहे हैं, कभी किसी मुस्लिम को इस्लाम की किसी चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए देखा है? हम लोगों से बड़ा, सनातनियों से बड़ा सनातन का दुश्मन है कोई क्या? और नहीं तो लगा के देखिए टोपी पर कोई आरोप, अगले दिन क्या होगा मुझे बताने की बहुत बड़ी बात नहीं है। दारा सिंह जी, हम लोगों को अपने अंदर ये सुधार लाना पड़ेगा और लाना चाहिए कि कम से कम अपनी आस्था पर हम प्रश्न चिन्ह ना लगाए। आप मुझे खूब बोलिए, आपको सर्वाधिकार है, मैं आपकी विपक्षी पार्टी के रूप में बैठा हूं, आपके पास सर्वाधिकार है, आप मुझे कुछ भी बोलिए, आप मेरी पार्टी को कुछ भी बोलिए, उसकी क्रिया पर कुछ भी बोलिए, कहीं आप उससे असंतुष्ट, आप कुछ भी बोलिए, धर्म को तो कम से कम बीच में मत लाइए। ये क्या तरीका हुआ? ये नहीं अच्छा है राज सिंह जी, मुझे इस पर केवल आपत्ति है आपके। बाकी आप सवाल कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन धार्मिक चीजों पर उंगली मत उठाइए। और दारा सिंह जी, आप तो अयोध्या के ही हैं, वहां पर चंदन टीका लगाने वाले लोगों पर आप सवाल कर देते हैं। ले गए, अगली परीक्षा करा दिए तो राम मंदिर चुरा लिए, तो भरोसा ही नहीं रहा।
और दूसरी चीज अभी ये कह रहे थे कि हम भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेरी जबान खिंच गई पूछते पूछते कि भैया ये बता दो कि तुम्हारी वाली जो हिंदू वाली लॉबी बनाए हो, इसमें कौन कौन सी जातियां हैं? क्योंकि मंदिर जब हम जाते हैं तो गौमूत्र से धुलवा दिया जाता है, जब हम मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो गौमूत्र से धुलवा देते हो। तो हम लोगों को आप हिंदू मानते हो कि अछूत में मानते हो, ये पहले बता दीजिए, पहला सवाल। तो क्या ये रोहित जी आप बोल रहे थे, आप खेला तो हम बोल देते नहीं, वैसे पूरी हम बात सुनने के बाद ही बोलते हैं। दूसरी चीज आपने कहा, आपने SIT मुकदमा लिखने से पहले SIT जो गठित की गई थी उसने क्या किया? वहां के सारे सबूत मिटाए, चंपत राय जैसे जो मगरमच्छ थे उनको बचाया। योगी जी आदित्यनाथ जी का उसमें नाम नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बार बार जाते थे मंदिर। अमित शाह जी का नाम नहीं, नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं, मोहन भागवत का उसमें नाम नहीं FIR कॉपी में। ठीक, पहला चीज। दूसरी चीज एक बात बताते, जब तुम्हारी बारी आई तो हमें इन लोगों की FIR में नाम क्यों आएगी, ये बताइए? प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, इन लोगों की क्यों FIR में नाम आएगी? तो क्यों आना मुखिया को चाहिए? पकड़ा नहीं जाएगा क्या भाई साहब? मुखिया नहीं पकड़ा जाएगा क्या? ये संविधान से पेश चलता है, पढ़ ले संविधान। और सक्सेना जी एक बात और बता दे, आपने भारतीय तिरंगे का भी अपमान किया ना। आप राष्ट्रपति नहीं है, आप पीछे जो 3 तिरंगे लगाए हैं इसका प्रोटो नियम जानते हैं आप? कि डिबेट पे बैठ गए आके, इसका नियम आप जानते हो कि नहीं जानते हो? इस पे भी एक मुकदमा होता है। 52 साल तिरंगा तो लहराया नहीं, और जब जाना कि अब हमारी सत्ता जाने वाली है, हमारा जो भारतीय नागरिक है वो हमसे सवाल करने लगा है, तो अब तिरंगे से प्यार होने लगा तुम लोगों को। ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, दब के पकड़े हैं। पहले तो राम मंदिर का पैसा अल्ट्रासाउंड करा के सबके भारतीय जनता पार्टी के पेटों से निकलवाऊंगा, और फिर वो जो बजट पास होता था उत्तर प्रदेश में, जो बजट किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, वो जो मंत्री खाए वो भी अल्ट्रासाउंड करके लिखा लूंगा। आ गया है दिन, 27 का चुनाव तुम लोगों का अंतिम होगा। जैसे रावण मारा गया था, जैसे मेघनाथ मारा गया था, जैसे कंस मारा गया था, और जैसे शेषनाग मारा गया था, उसी तरह यहाँ की जनता आप कृष्ण भगवान बनकर, राम बनकर आप लोगों से बदला लेगी। बहुत संविधान ठीक है, तब 27 का इंतजार होगा। ठीक है, अब 27 का इंतजार, अब मतलब अब यही है कि 27 का इंतजार। 27 के लिए आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि 27 आप आएंगे, और 27 भाई साहब चंदा चुरा लिए हैं। हाँ। वोट नहीं चुरा सकते, जनता ने कहा लठ लेके वोट गिनवाने जाए। बकरी चोरों से बचे, कतरी चोरों से। अरे वो तो हम लोग इन पर भरोसा कर लिए थे। अरे तो आपने तो आजम खान को गृह मंत्री भी बना दिया। हाँ बनाएंगे भाई, उनको निर्दोष फंसाया। और ब्रजेश जी अब आप ये भी बता दीजिए कि 7 तो आप चुनाव लड़ेंगे अभी तक की जो स्थिति है, और जब सरकार अगर आपकी बनेगी तो आप गृह मंत्री आजम खान को बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये भी कही दीजिए बात। ब्रजेश जी अपने गठबंधन में, वो जानते हैं। एक मिनट ब्रजेश जी को बोल देने दीजिए। ब्रजेश जी वाला हिस्सा भी आप मत बोलिए। ब्रजेश जी आप बता ही दीजिए कि आजम खान को आप मान ही लेंगे जो तिरंगे का अपमान करा रहे हैं। हाँ, ये तो मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। और दूसरी चीज की क्या शिवपाल यादव मंत्री रहेंगे? अगर सरकार बनेगी तो शिवपाल यादव मंत्री रहेंगे? ये भी एक सवाल है। देखिए, ये मैंने क्या कहा, मेरी सरकार, मेरा शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। हम लोग किसी चीज को जो नहीं मतलब आपका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन क्या ये एक्सेप्टेबल होगा क्या कांग्रेस के लिए कि आजम खान को गृह मंत्री बना दिया जाएगा? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल साफ आपका सवाल है। मेरा स्पष्ट जवाब है कि देखिए, ये काम पार्टी का है और शीर्ष नेतृत्व का है, वो तय करेगा। जिसको बनाना होगा वो बनाया जाएगा। हाँ, मैं इस बारे में कह सकता हूँ कि अब की बार 2027 का चुनाव ये अलग चुनाव होने वाला है, जिसकी साफ झलक जनता के सामने आ रही है। युवा, छात्र और तमाम ऐसे मुद्दे गूंज रहे हैं जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं और नाराज है, और सरकार परिवर्तन होगा। और भारतीय जनता पार्टी स्वयं इसका संकेत दे रही है कि हम महिलाओं के खाते में इतना देंगे, वो देंगे। तो देखिए, एकदम स्पष्ट रूप से प्रदेश की जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है, इसलिए तमाम ये प्रकार लुभावने वादे करना शुरू कर दिया है। संजय जी, क्या 2027 के लिए ये एक मुद्दा रहेगा? उस समय तक ये मुद्दा रहेगा
क्योंकि इसको मुद्दा बनाकर अभी मॉनसून सत्र में भी जमकर इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग को लेकर हंगामा होता रहा, विपक्ष की तरफ से पूरा सत्र नहीं चल पाया। और अब जाहिर सी बात है कि दारा सिंह जी जो बात कर रहे हैं, चाहे ब्रजेश जी जो बात कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये एक रणनीति का हिस्सा है और ये चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश होगी। अगर ये मुद्दा बनाया जाता है तो क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा? हम 2026 में भी बात करें, 6 महीने बाद के करीब चुनाव होने वाला है। मुद्दे बहुत ही हैं, इसमें जरूरत नहीं है। और अभी वर्तमान से भी जाहिर है कि राजनीति भी करनी है, तो वर्तमान जो मुद्दे आते हैं उस पर चर्चाएं होती रहेंगी आगे, क्योंकि अभी कई तरह की बातें सामने आएंगी। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की जो राजनीति है तो भी जाहिर है कि कहीं न कहीं वो भी वाचफुल है और वो बहुत गंभीर, या वो भी अपना माइक्रो प्लान कर रहे हो, वो भी अपना जांच कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो भी तो क्षेत्र में जाकर के भाई स्कैनिंग कर रहे हैं, क्या चीजें अपना है। तो अब क्या है कि चुनावी समय आने वाला है, तो अब कई ऐसे मुद्दे होंगे तो लेकिन कुल मिलाकर के जनता जो है, जनता जनार्दन के बीच में जो है जो फैक्ट फिगर फाइटिंग है, वो चीज क्या है वो आने वाले समय में तय करेंगे। क्या ये मुश्किलें पैदा कर सकती है? ये मुद्दा मुश्किल हो सकता है इस मुद्दे को लेकर अगर विपक्ष आता है तो चुनाव के दौरान? रोहित जी। दारा सिंह भाई साहब आज गलत फंस गए हैं हमारे चक्कर में, बिना पढ़े लिखे चले आते हैं, फिर बोलते हैं, फिर फंस जाते हैं। दारा सिंह जी, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 पढ़ लीजिएगा तो आपके प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा। कोई भी चीज टीवी पे बोलने से पहले पढ़ के आया करिए। दूसरी बात, आपका प्रश्न है विजय भाई, मैं सीधे कह रहा हूँ, हम भी जनता। अरे भाई बस, अरे भाई रुक जाओ बस, तुम बोलते हो मैं सुन लेता हूँ ना भाई, सुन लो। इतना व्याकुलता क्यों है? सुना भी करो भाई। आप बोलते हो मैं सुनता हूँ ना, थोड़ा सा रुको, सब्र करो भाई, थोड़ा सब्र कर लिया, सब्र भी सुन लीजिए ना दारा जी, सुन लीजिए तभी तो आप जवाब दीजिएगा ना। बोलने से पहले इनकी बातों को सुन लीजिए तभी तो आप जवाब दीजिएगा ना। हाँ, बिना पढ़े लिखे चले जाते हो भाई। सुन लियो, सुने विजय भाई, 2027 में, 2029 में हम भी जाएंगे जनता में, आप भी जाएंगे जनता में। आप अपने मुद्दे रखिएगा, हम अपने मुद्दे रखेंगे, और जनता जब उसका जवाब दे दे तो स्वीकार कर लीजिएगा बिना किसी लाग लपेट के। एक बात बताइए विजय भाई, क्या भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के अभी तक कोई चुनाव हारी नहीं है? हारी है, हमने स्वीकार किया है, हमने वहां काम किया है, फिर सत्ता में आए हैं। आप हारते हैं, पहले तो कहते हैं हम 400 सीटें ले आएंगे, फिर हार जाते हैं तो ईवीएम बेईमान हो जाती है, चुनाव आयोग बेईमान हो जाता है। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस मत रखा करिए, हार को स्वीकार करना सीखिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप भी जनता के बीच जाएंगे, हम भी जाएंगे, थोड़ा सा इनसे कहिए सब्र रखा करें, इतना व्याकुलता ठीक नहीं। आप बोलते हैं मैं सुनता हूं भाई, ये क्या तरीका हुआ विजय जी? थोड़ा सा इनसे कहिए। ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए जरा। दारा जी सुन लीजिए फिर आप सवाल करते तो उसका जवाब भी तो मिलना चाहिए ना। मुझे पता नहीं क्यों भाजपा वाले पापियों। अरे नहीं, प्लीज दारा जी आप क्यों इस तरह की भाषा का उपयोग करने लगते हैं? नहीं, ये तरीका नहीं है ना, ये भाषा का उपयोग मत कीजिए ना। आप अपनी बात रखिए। आप एक पार्टी, आप एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, और राजनीतिक दल की क्या यही भाषा है? क्या आपके राजनीतिक दल की यही भाषा है? नहीं, आप जल्दी से जरा उनकी आवाज नीचे कीजिए। हाँ, पता नहीं था डिबेट में जब इनको देख रहा हूँ तो मुझे खून खौला कि ये लोग कौन है, हमारे देश में कहाँ से आगे, ना अंग्रेजों से लड़े, उनसे पेंशन लेते थे, पता नहीं कहाँ हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो जाता था, वो बलात्कारियों को माला पहनाते, टिकट देते हैं सांसद का। देवन्ना याद है ना, नरेंद्र मोदी जी उसको टिकट दिए थे, प्रचार करने भेजे थे। और ये बाबा गोरखनाथ जो नकली बाबा बना बैठा हुआ है। अरे क्या, हाँ आप भी बात करने लगते हैं, क्या बात आप करते हैं? यही सब क्या तरीका है बात करने का? इसी के लिए टीवी डिबेट में आप आते हैं क्या? दारा सिंह जी, कुछ तो मान और मर्यादा टीवी का भी, डिबेट का भी तो रखिए ना। लोगों के सामने आप क्या परोसना चाहते हैं? आप किस भाषा को परोसना चाहते हैं? क्या आपकी पार्टी की भाषा, आपकी पार्टी का लैंग्वेज यही है? क्या आपके नेता ने आपको यही प्रशिक्षण दिया है? आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप उनके इमेज पर बट्टा लगा रहे हैं कि आपको प्रशिक्षण इसी तरह का मिल रहा है अपनी पार्टी के लोगों का। प्लीज नहीं,
ऐसी बातें नहीं करते, इस तरह से बात नहीं। आप अपनी बात रखिए, आप अपने तर्क रखिए। यह तरीका नहीं होता दारा सिंह जी, यह तरीका नहीं होता। ये इनकी हिम्मत है कि हमसे पढ़ाई पूछ रही है, पढ़ाए थे क्या, ये फीस जमा करते थे क्या, ये हमको पाल पोस के बड़ा किया क्या? अरे आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं सबको, ये भी तरीका नहीं ना। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप अपनी बात रखिएगा ना। आप सर्टिफिकेट, आपको दिक्कत हो जाती है, आपको दिक्कत हो जाती है तिलक और टीके पर, आप सर्टिफिकेट देने लगते हैं। लेकिन कभी आपने पढ़ा, आपने सोचा कि जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन अब कह रहा हूं, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, आपकी सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और 2 कैंप बनाए गए थे, दोनों धर्म के अलग अलग कैंप बनाए गए थे। प्रधानमंत्री उस समय केंद्र में जब सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहां पर आए थे, समझे, और वो एक ही कैंप में गए थे, दूसरे कैंप में नहीं गए थे। और आपकी अखिलेश यादव की सरकार ने जो सहायता राशि का ऐलान किया था, उस लिस्ट जो बनाई थी, उस लिस्ट में एक ही लोगों का नाम था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और उसको रिजेक्ट किया। आप बात करते हैं, क्या बात आप करते हैं? आप ये भी तो जानने की कोशिश कीजिए, समझने की। यही सब बात आप जब बोलते हैं ना, तो ये सारी बातें निकलने लगती हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर रोहित सक्सेना आपका, ब्रजेश यादव आपका, दारा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संजय पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।